चलो तो बेटा देखो यहाँ पर 2.14 जो है वो इम्पोर्टेंट सम है बेटा। सो ऑलमोस्ट हमने आगे के पार्ट में बेटा 15 तक कर रहा है, बट उसमें 14 जो है वो बाकी रखा है, बराबर। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं है उतने सारे क्वेश्चंस बेटा हम कर रहे हैं, बराबर। चलो तो यहाँ पर 14 नंबर में पढ़ो क्या लिखा है। अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स, एक बुक है उसके उसमें जो एरर है वो प्रिंटिंग एरर बहुत सारे, contains four different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion, तो विच वन इज करेक्ट और विच वन इज नॉट, आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं। चलो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा आपके पास, तो आप क्या करते हो, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो चेक करने के लिए क्या करोगे। Dimensions on LHS is equals to dimensions on RHS. यस तो मतलब सबसे पहले तो है हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे नंबर 1। सो y इज इक्वल्स टू ये है a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T, ऐसा एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बेटा LHS में y जो है वो डिस्प्लेसमेंट, बोलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। L1। तो राइट साइड भी बेटा क्या आना चाहिए L1। अगर ये नहीं होता है तो ये डायमेंशनली ट्रू नहीं है, ये फॉर्मूला गलत होगी। तो बेटा a जो है ना a वो क्या है देखो, यहाँ पर a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा मैं उसे L1 लिखूं, ये a को मैं L1 लिख सकता हूँ। और साइन जो है वो साइन आप देख सकते हैं यहाँ पर a के चलते ये साइन, मैंने बोला था बेटा साइन थीटा में जो एंगल मतलब होता है वो क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, साइन थीटा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बेटा साइन 2 पाई टी, अगर मैं लिखता हूँ साइन 2 पाई टी बाई टी, तो उसमें बेटा 2 पाई तो कांस्टेंट है और टी जो है वो टाइम हो जाएगा और कैपिटल डी भी टाइम होगा। तो बेटा ये टी बाई टी का रेशियो क्या मिलेगा, मतलब ये साइन 2 पाई तो बेटा ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, ऊपर T1 होगा। देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ बेटा 2 पाई तो डायमेंशनलेस है, वो होता है M0 L0 T0, बराबर है। तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। फिर जो है वो T बाई टी है, तो उसमें बेटा ये T1 और ये T1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डायमेंशन लेस होगा। तो LHS में बेटा, अरे LHS में L1 है तो RHS में खाली क्या बचेगा आपका, तो RHS में हम ऐसा लिख सकते हैं खाली L1 बचेगा। देखो RHS में मेरे पास a इंटू साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल T जो है वो मुझे खाली मिलेगा L1। क्यों भाई ऐसा, बिकॉज साइन 2 पाई टी बाई टी इज डायमेंशनलेस, वो क्या हो जाएगा, इट इज डायमेंशनलेस। तो क्या LHS इज इक्वल टू क्या मिला बेटा आपको, here dimensions on both the side is same, so आप क्या कह सकते हो, dimensions on left hand side is equals to dimensions on right hand side, so the equation is dimensionally क्या होगी true, so the equation is dimensionally true। चलो पहला बेटा समझ में आया, क्लियर है, यस सर दो, Yes sir. चलो उसके बाद y इज इक्वल टू a साइन vt है। सेकंड वन जो है वो है y इज इक्वल टू a साइन vt। चलो पहले तो बेटा हमारे LHS की बात करें तो वो तो बेटा कॉमन चीज है, y मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये होना चाहिए L1। चलो RHS में हम लिखते हैं ये होगा a साइन vt। अभी देखो बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पूरा ये साइन 2 पाई टी बाई टी जो है ना वो डायमेंशनलेस था, इसके चलते आपको L1 मिल गया था। बट यहाँ पर ब्रैकेट में देखो क्या है, इट इज v इंटू टी,
क्या v इंटू टी डायमेंशन लेस हो सकता है? जरा सोच के बताओ तो बेटा। ये आपको क्या मिलेगा, देखो a जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है तो ये L1 मिलेगा, और ये साइन v इंटू टी करूं मैं तो v के लिए बेटा L1 इंटू टी माइनस वन इंटू टी, तो ये T1 होगा। बोलो अभी ये डायमेंशन लेस है ये साइन थीटा, क्या ये डायमेंशन लेस है? सोचो, ये तो क्या मिलेगा बेटा, साइन के ब्रैकेट में जो है वो तो डायमेंशन मिला, तो क्या ये सही चीज है? मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था ना। अगर ये टर्म डायमेंशन लेस होता तो मुझे L1 मिल जाता, बट अभी है ऐसा? देखो तो। नो सर। नो, तो आप क्या कह सकते हो, हियर साइन ऑफ थीटा, मतलब हियर साइन ऑफ VT, हियर साइन ऑफ VT is not dimensionless, is not dimensionless. So LHS does not equals to RHS. So dimensions on LHS does not equals to dimensions on RHS, such that मतलब हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर so this equation is not dimensionally valid. This equation is not dimensionally valid. Right? चलो सेकंड वन क्लियर है बेटा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बराबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ओके, मतलब यहाँ पर आपको पूछा होगा क्वेश्चन में, भले ही यहाँ पर ना यहाँ पर लिखा है, देखो रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलास ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। डायमेंशनल ग्राउंड्स का मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के चलते आप बताओगे कौन सी फॉर्मूला जो है वो सही है, कौन सी गलत है। चलो थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू a बाई टी साइन t बाई a। y इज इक्वल टू a बाई टी साइन t बाई a। अभी सोचो बेटा, LHS में तो क्या होगा, LHS में y और ये क्या लिखेंगे बेटा हम L1। राइट हैंड साइड, चलो राइट हैंड साइड क्या लिख सकते हैं, a बाई टी जो है ना वो तो एज इट इज रहेगा। चलो राइट हैंड साइड में a बाई टी जो है ना वो एज इट इज लिखेंगे। चलो तो ये a बाई टी, ए का मतलब जो है ना वो आप सुन लो बेटा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, नॉट यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर क्लियरली बोला है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, L1 होता है, तो ये L1 बाई T1। चलो इनटू साइन T बाई, तो T1 नीचे जो है ना वो L1, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी बोलो बेटा, साइन थीटा डायमेंशन लेस निकला? नो सर। No, sir. तो यहाँ पर, और ये भी अगर निकला भी होता, अगर ये डायमेंशन लेस हटा देते तो भी ये क्या सही होता भी, L1 बाई T1 तो बच जाता ना। तो हियर यस साइन, सर। तो आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो, हियर डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड is it does not equals to RHS. So the equation is not dimensionally valid. चलो तो थर्ड वन क्लियर बेटा? यस सर। चलो उसके बाद ABCD बोला है तो चलो ABCD कर देते हैं इसको। फोर्थ वन देखते हैं भाई, फोर्थ वन में बेटा मुझे बताओ, फोर्थ वन में देखते हैं, देखो y is equals to a by a root 2 sin 2 pi t by t और प्लस cos 2 pi t by t। चलो तो y is equals to a root 2, y is equals to a root 2 sin 2 pi t by t
sin 2 pi t by t plus cos 2 pi t by t प्लस cos 2 pi t by t। चलो अभी सोचो बेटा, ये sin थीटा है और ये cos थीटा है, दोनों को मिलाओगे तो बेटा कुछ ना कुछ एंगल की वैल्यू मिलेगी। तो याद करो मैंने क्या बोला था बेटा, कि अगर प्लस से जुड़े हैं तो इनके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम। सेम होने चाहिए। बट ये sin 2 pi t by t के डायमेंशन निकालोगे बेटा, तो क्या वो मुझे डायमेंशन लेस मिलेंगे? सोचो तो बेटा, अगर मैं साइन, यस सर। जैसे मैंने पहले वाले में समझाया बेटा, इट इज डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन देखो, टी टी मतलब कैंसिल, तो डायमेंशन लेस मिल जाएगा, बराबर। तो आप ऐसा सीधा लिख दो बेटा यहाँ पर कि साइन 2 पाई टी बाई टी और cos 2 पाई टी बाई टी जो है ना वो डायमेंशन लेस है, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो LHS में y जो कि हमारा L1 होगा, राइट हैंड साइड में a√2 में √2 तो बेटा ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, तो राइट हैंड साइड में आपको खाली क्या मिलेगा, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास a√2 जो है इनटू साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी जो है वो मुझे खाली L1 मिलेगा, बिकॉज आपको ये लिखना है कि साइन 2 पाई टी बाई टी एंड कॉस 2 pi t by t are dimensionless। चलो, तो LHS is equals to RHS यहाँ पर। So this equation is, the equation is dimensionally valid। So the equation is dimensionally valid। चलो, तो मतलब पहले हमने टोटल 4 इक्वेशन है, उसमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है ना वो डायमेंशनली वैलिड है, इट इज करेक्ट, और फोर्थ वन इज करेक्ट, बाकी जो है ना वो रॉन्ग है। चलो, तो क्लियर है बेटा 2.14, यस और नो? यस यस सर। ओके, चलो तो 2.14 जो है वो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये काफी बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। उसके बाद 2.16 पर आ जाते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनिएंट on the atomic scale is known as angstrom, and it is denoted by 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meter। Now the size of a hydrogen atom is about, ये साइज की जगह पर बेटा यहाँ पर करेक्ट करना है आपको, ये सीधा आपको रेडियस गिवन है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? मैंने बोला था बेटा काफी सारे सवाल ऐसे जो है ना वो मेजरमेंट, मतलब ये लोगों ने सब कुछ, मतलब आपने पूरा साइंस पढ़ के रखा है ना, वैसे ये लोग समझ रहे हैं कि भी एक्सरसाइज ऐसे बनाई है, बराबर। मोल वगैरह जो होता है, एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, ये सब चीजें बेटा आप थोड़े थोड़े मतलब केमिस्ट्री में जब आप सीखोगे तब आपको समझ में आती है, बराबर। बट जनरल एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी कुछ है वो मैं बताने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पर रेडियस गिवन है, किसी भी बेटा एटॉम की बात करें ना तो हम उसे एक रिजिड स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, इसका रेडियस आर। उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो एक रिजिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मुझे कोई बताएगा भाई, एक रिजिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हो आप? रिजिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब, यस। तो आपके पास रेडियस है, तो आप पहले तो एक मोल की अभी बात नहीं करते, बराबर। आपको एक मोल का पूछा है, पहले हम एक एटॉम का तो फाइंड कर ले, बराबर। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ हाइड्रोजन एटॉम is equals to 4/3 pi r cube। Now the radius r is equals to
0.5 एंगस्ट्रॉम। तो 4/3 पाई 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 द क्यूब। चलो कर दो कैलकुलेशन। (5.23 into 10⁻⁻30). 5.23 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। नाउ एक मोल मतलब कितना होता है, किसी को पता है बेटा? मे बी केमिस्ट्री में सर ने सिखाया होगा। 6.022 into 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर, यस। सो एवोगैड्रो नंबर ये बेटा समझना है कि आपको एक मोल का फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो हम लिखेंगे उसे V डैश। वो क्या होता है बेटा? अगर ये V है तो आपको क्या करना होता है, एवोगैड्रो नंबर से बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5.23 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा। चलो कर दो ये कैलकुलेट। (31.49 into 10⁻⁻7). 31.49 इंटू 10⁻7। सर 31.5 होगा, 49 के पीछे 50 है। 49, अच्छा तो 31.5 हो जाएगा। तो ये माइनस 30, एक मिनट करो तो वापस से बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब एक पॉइंट का देख लो तो 6.022 इंटू 10⁻23 into 10⁻⁻7। हाँ वो तो सही है। तो 10⁻⁻7 तो सही है, बट क्या 31.5 आ रहा है? देखो तो 31.49506। 49506, मतलब वो तो राउंड अप कर लिया तो फिर ठीक है। चल तो 31.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ऑलमोस्ट पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है और ये 0.5। ओके ये एक बार बेटा वापस से करो तो कैलकुलेट। मतलब वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मतलब ये एक आध करो तो वॉल्यूम वापस से कैलकुलेट करो तो। यहाँ पर वापस से बेटा करो तो कैलकुलेट। सर 0.523 आ रहा है। 0.523 आ रहा है, यस 0.523 0.523। तो 0.523 इंटू 10⁻⁻30 बराबर। चलो तो बेटा यहाँ पर आपको 0.523 इंटू 10⁻⁻30। तो -30 मतलब ये 3.15 होगा ना? यस और नो? मतलब एक डिजिट अभी आगे हो जाएगा ना। चलो
क्लियर है बेटा, समझे? यहाँ पर आपने 5.23 लिखा था, कैलकुलेट करने में बेटा ध्यान रखना है। और ये आएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। नाउ रेडियस में देखो बेटा, रेडियस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? रेडियस में देखो, रेडियस के मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी बेटा कितने होने चाहिए? मैं अप्रोक्सीमेट इसे कितना लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू अवर रूल इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये राउंड ऑफ होके बी डैश विल बी अप्रोक्सीमेट 3 हो जाएगा, हम 3 कर सकते हैं, 10⁻⁻7 मीटर। तो राउंड ऑफ करके आपको बेटा अप्रोक्स करके ये आंसर लिखना है। चलो, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. चलो ओके ना, उसके बाद सेम वही टाइप का सवाल है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अभी बेटा आप आइडियल और रियल गैस के बारे में अभी पढ़े नहीं होंगे, एक्चुअली हमारे में तो बेटा चैप्टर 13 में आता है, थर्मोडायनेमिक्स 12th चैप्टर, उसके बाद आता है। फिलहाल आपको जितना भी नॉलेज है उतना अपने पास रखो, पर अदरवाइज इसमें जितनी जरूरत होंगी उतनी चीजें बेटा मैं समझाऊंगा। मैंने बोला कि ये मेजरमेंट और यूनिट्स और मेजरमेंट का एक्सरसाइज उसी तरीके से डिजाइन किया है कि सब मेजरमेंट छोटे से छोटे लेवल से दूर के मेजरमेंट को सभी चीजों का यहाँ पर मेंशन किया था, बराबर। बट काफी सवाल जो है वो बेटा आपके लिए मतलब थियोरी के बेस पर है ही नहीं एक्सरसाइज में, बराबर। तो ये मोलर वॉल्यूम वगैरह जो है वो ज्यादातर तो केमिस्ट्री में आता है, फिलहाल यहाँ पर है तो हम कर रहे हैं। देखो, सो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी बोलते हैं उसे बेटा। इसे क्या बोलते हैं? एट एसटीपी, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, occupies occupies a volume of 22.4 liter which is known as molar volume। ये बेटा गिना जाता है, एसटीपी पर जो वॉल्यूम गिना जाता है वो एग्जैक्टली 22.4 लीटर होता है। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। अभी आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वगैरह आप पढ़ोगे, बट फिलहाल आपको ये डेटा गिवन है तो उसको ज्यादा मत सोचो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन? सो यहाँ पर साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना वो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। सो साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना वो 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा? ये टोटल साइज है, तो साइज ऑफ हाइड्रोजन molecule to be about 1 angstrom, so radius r is equals to कितना होगा भाई? 1 एंगस्ट्रॉम है तो रेडियस कितना होगा? आधा, 0.5 एंगस्ट्रॉम, बराबर। मतलब ये डायमीटर जैसा आप सोच सकते हो। चलो नाउ आपको पूछा है कि भाई मोलर वॉल्यूम जो है ना वो गिवन है, मोलर वॉल्यूम जो है वो गिवन है, मोलर वॉल्यूम जो है वो गिवन है 22.4 लीटर। 1 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब? कोई बताएगा मुझे? ये भी जान लो बेटा, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इतने होते हैं। 22.4 लीटर का मतलब होता है 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो मोलर वॉल्यूम जो है वो मोलर वॉल्यूम 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है। आपको क्या निकालना है बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 1 मोल का जो आप वॉल्यूम निकालते हो, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम आपको एक वॉल्यूम गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से। चलो तो एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली में V तो है बेटा, यहाँ पर आपने फाइंड करके रखा है, देखो सेम है ना हाइड्रोजन के लिए।
हम यहीं से ले लेते वैल्यू, और यहाँ पर एक्चुअली में हमने वी भी फाइंड करके रखा है। एक मिनट बेटा, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। Na इंटू ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब 6.022, ये बेटा लिखना पड़ता है, बाकी की चीजें आपको पता है। 3.144 इंटू 0.5 इंटू ये कितना होगा 10⁻⁻10 का क्यूब बराबर है। चलो तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कितना है भाई, डायरेक्टली लिख सकते बेटा ये, यस और नो, यस सर। बराबर। सीधा मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम। नाउ द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम। चलो तो मोलर वॉल्यूम इंटू एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना है बेटा 22.4 इंटू 10⁻⁻3, और एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो 3 इंटू 10⁻⁻7, इसका रेशियो आप निकालोगे बेटा तो 7 के आसपास होगा, बताओ कितना है। सेवन पॉइंट 466। 7.466 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 4। तो अप्रोक्सीमेट बेटा इसे मैं 7 लिखूं 7.5 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर पूछा है व्हाई दिस रेशियो, व्हाई इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम इज लार्ज, व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज, ये लार्ज क्यों है। तो अभी समझो बेटा, हमने किसकी बात की, गैस की बात की, बराबर। तो जब भी हम बेटा एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक हम एटॉम का वॉल्यूम निकालते, सिंगल एटॉम का, ध्यान से सुनना बेटा, सिंगल एटॉम का जो है वो वॉल्यूम हम निकालते, और फिर ऐसे जितने भी आपको एटॉम मिले, मतलब एक मोल में कितने एटॉम है वो गिन के आप सीधा क्या कर देते हो बेटा, एक का वॉल्यूम निकाला और सीधा मल्टीप्लाई करते हो। एटॉमिक वॉल्यूम हमने कैसे निकाला, ध्यान से सुनो, हमने एक का वॉल्यूम निकाला और टोटल एवोगैड्रो 1 मोल में कितने एटॉम होते हैं वो फाइंड करके आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। बट जब एसटीपी पर बात आती है, मतलब 1 मोल आइडियल गैस की बात आती है, एसटीपी पर एक कंटेनर के अंदर की बात करें, तो बेटा कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसमें इंटर एटॉमिक सेपरेशन कैसा होता है बेटा, सॉलिड और लिक्विड से। बोलो तो, यहाँ पर इंटर एटॉमिक सेपरेशन मतलब बेटा सॉलिड में ऐसे चिपके होते हैं ना भाई, यस और नो। यस सर। लिक्विड में उससे थोड़े मतलब दूर दूर होते हैं, और गैस में कैसे होते हैं बेटा, और दूर होते हैं। तो बेटा समझो इस चीज को, यहाँ पर क्या बोला है कि मोलर वॉल्यूम जो है ना उसमें हमने ये स्पेस को गिना है, जबकि एटॉमिक वॉल्यूम में हम इस स्पेस को गिनते नहीं है। तो इसीलिए बेटा इसका मतलब जब आप एसटीपी पर वॉल्यूम मेजर करते हैं तो वो ज्यादा आता है, देखो ये ज्यादा है कि नहीं, मोलर वॉल्यूम जो है ना वो एटॉमिक वॉल्यूम से ज्यादा है, बिकॉज उसमें हम इंटर एटॉमिक स्पेस को भी वॉल्यूम में गिन लेते हैं। जबकि एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एटॉम का वॉल्यूम निकाला, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो उसमें हम ये इंटर एटॉमिक स्पेस जो लार्ज है उसे नहीं गिनते, तो वहां पर डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए ये रेशियो है ना ज्यादा है, इसीलिए ये रेशियो ज्यादा है। क्या बात समझे बेटा, यस और नो। यस सर। यस सर। मतलब आइडियल गैस क्या है बेटा वो हम सीखेंगे, मतलब उसके लिए आपको केमिस्ट्री में भी सर सिखाएंगे, केमिस्ट्री में भी आप जो भी
आप पढ़ रहे हो वो वहां पर भी सिखाएंगे, और हमारे में तो बेटा पार्ट 2 में चैप्टर आइडियल गैस की बात नहीं कर, बट एक सिंपल सी बात है कि मोलर वॉल्यूम जब आप निकालते हो बेटा तो ऐसा हम लिखेंगे, यहाँ पर रीजन जो एक शॉर्ट में लिख देते, एज कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एज कंपेयर टू dimensions of gas molecules, average interatomic, or we can say intermolecular distance, intermolecular distance is very large. So molar volume is greater than atomic volume, and the ratio of molar volume to the atomic volume is large, is very large, बराबर, बिकॉज इसमें आप ये स्पेस को कन्वर्ट, मतलब इसमें मोलर वॉल्यूम में जो है वो कंटेनर में रहे हर एक मोलेक्यूल के लिए इस स्पेस को भी आप गिन रहे हो, तो उसका वॉल्यूम भी आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू एटॉमिक वॉल्यूम। चलो तो यस और नो बेटा क्लियर है? यस सर। बराबर। चलो इसके बाद सीधा आ जाते हैं बेटा 2.19 पर। बराबर, तो यहाँ पर सवाल जो है ना बेटा वो बड़ा एक ऐसे टाइप का है, इसको बेटा पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझा दूं इसमें खाली आपको क्या करना है। द प्रिंसिपल ऑफ पैरालैक्स इन सेक्शन 2.3.1, मतलब वो थियोरी की बात करें, जो टेक्स्ट बुक में थियोरी है उसमें ये पैरालैक्स समझाया हुआ है, is used to the determination of distance of very distant stars, ये हमें पता है उसका एप्लीकेशन। The baseline AB is the line joining the Earth's two locations 6 months apart in its orbit around the sun. That is, the baseline is about the diameter of Earth is 3 into 10 raised to power 11 meter. Baseline मतलब क्या होता है, मतलब जब आप अर्थ से कहीं पे भी ऑब्जर्व करते हो, मतलब मान लो कि ये प्लेनेट पर आपने ऑब्जर्वेशन किया, तो ये ए बी जो है ना वो बेस लाइन होता है, ये होता है बेस लाइन, और ये होता है पैरालैक्स एंगल। However, the nearest stars are so distant that with such a long baseline, they show parallax only for the order 1 second of arc. So a parsec is a convenient unit of length on the astronomical scale. बस ये खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पार्सेक क्या होता है। आपको खाली ये पूछा है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरालैक्स ऑफ 1 सेकंड फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। अर्थ और सन से आप एक लाइन खींचोगे, वहां से एक पॉइंट पर जो आपको पैरालैक्स एंगल मिलता है वो 1 सेकंड का है, तो आपको पूछा है हाउ मच इज अ पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर। बराबर, तो अभी बेटा ये सवाल जो है ना उसको आपको ध्यान में नहीं लेना है, ये सवाल जो है ना ये इतना बड़ा बेटा कभी पूछेंगे नहीं एग्जाम में। सिंपल सा क्या पूछ सकते हैं, सिंपल सा पूछ सकते हैं व्हाट इज पार्सेक, व्हाट इज पार्सेक, और आपको पूछ सकते हैं एक पार्सेक बराबर कितने मीटर, बस इतना ये सवाल कहना चाहता है। बाकी ये सब चीजें है ना बेटा उसमें अंदर डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। बराबर, चलो इररिलेवेंट बातें जो है वो बेटा यहाँ पर करी गई है। हमें क्या करना है, हमें खाली ये बताना है कि एक पार्सेक क्या होता है वो आप समझ लो। बराबर, बाकी की चीजें जो है ना वो सवाल में वो थियोरी के पार्ट में लिखी है कि भाई ये बेस लाइन होती है, वो बेस लाइन वगैरह मैं समझाता हूँ, यहाँ पर डायग्राम में ध्यान देना बेटा। बराबर, चलो तो पार्सेक जो लोग बेटा पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है पार्सेक क्या होता है, और वहां पर मैंने डेरिवेशन भी करवाया। चलो तो सबसे पहले बेटा हमारा सन यहाँ पर बता देते हैं। सन जो है वो सन यहाँ, और अर्थ ये अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर। बराबर, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर एक सिंपल वे में बोला है कि भाई अ पार्सेक इज अ कन्वीनिएंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरालैक्स ऑफ 1 सेकंड, मतलब पैरालैक्स एंगल जो है वो 1 सेकंड होगा। कब, जब आप दो ऑपोजिट एंड्स को कनेक्ट करोगे। कैसे, ऑपोजिट एंड्स ऑफ बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम
द अर्थ टू द सन, मतलब आपके पास एक डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, उसे आप एक बेस लाइन बना दो। बेस लाइन होता है ये, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना डिस्टेंस। ये कितना होता है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना डिस्टेंस। और जब आप यहाँ से एक पॉइंट पर मान लेते हैं कि भाई यहाँ से सन से इसको कनेक्ट करो और अर्थ से इसको कनेक्ट करो, तो यहाँ पर जो भी पैरालैक्स एंगल बनता है बेटा, वो थीटा अगर 1 सेकंड का होता है तो ये डिस्टेंस होता है पारसेक। ये डिस्टेंस क्या होता है? पारसेक। ये डिस्टेंस क्या होता है बेटा? पारसेक होता है। तो आपको सिंपल वे में पूछा है कि भाई बेस लाइन, मैंने क्या बोला बेटा? बेस लाइन क्या होता है? सिंपल एक मैंने आपको समझाया कि मैं अर्थ से मून को जब ऑब्जर्व करता हूँ तो दो अलग अलग पॉइंट से जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ और ये पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन किया तो जहां पर एंगल पड़ा वो पैरालैक्स एंगल, और ये ए बी जो है ना, वो ए बी क्या बन जाता है बेटा? बेस लाइन बन जाता है। वैसे अगर आपने सन और अर्थ से उसे एक बेस लाइन बना दो और वहां से कोई एक पॉइंट पर अगर पैरालैक्स एंगल 1 सेकंड का है तो एक पार्सेक डिस्टेंस ये होता है, और वो कितने मीटर होता है वो फाइंड करने का पूछ रहे हैं। इन शॉर्ट व्हाट इज 1 पार्सेक और 1 पार्सेक इक्वल्स टू कितने मीटर, वो पूछा है सवाल में। तो यहाँ पर बेटा एक आपको प्लेन बना दिखाई दिया भाई, यस और नो, आया ना? तो क्या होता है यस बेटा? सर। प्लेन एंगल क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, दैट इज डिस्टेंस विच इज 1 पार्सेक। तो मुझे बताओ बेटा, थीटा जो है वो 1 सेकंड होगा, आर्क जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हो जाएगी, और 1 पार्सेक हमें फाइंड करना है। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नीचे होगा 1 सेकंड, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और वन सेकंड इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए 4.85 इंटू 10⁻⁻, हो जाएगा 6 रेडियन। बराबर? ये कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीख चुके हैं। चलो, तो मुझे कन्वर्ट करो बेटा। ये कितना आ रहा है बेटा मीटर में आंसर? 0.308। 0.308। और 8 के पीछे कुछ 4 है। हाँ तो चलेगा। 10⁻17 मीटर। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो समझ में आया बेटा? ये सवाल जो है ना बेटा, इतना लंबा सवाल तो पहले तो एग्जाम में आपको सिंपल ही देंगे, ये पूरा सवाल नहीं देंगे। बराबर? ये थियरी हम पढ़े हैं, पैरालैक्स हमने देखा है, ये सब नहीं, आपको उतना यही समझना है। चलो क्लियर है? ये पेज पर जो लिखा है बेटा वो ही आपको समझना है, बाकी की चीजें बेटा यहाँ पर इररिलेवेंट है। बोलो यस और नो बेटा? यस सर। यस। ओके, चलो उसके बाद 2.20 देखते हैं। देखो, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे, हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक? चलो सबसे पहले ये खत्म करते हैं ये सवाल। बराबर? तो सवाल जो है वो ये है कि कितने लाइट ईयर्स जो है वो दूर है हमारा नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम, इतने लाइट ईयर्स जो है वो दूर है। हाउ मच इज द डिस्टेंस, हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक? तो सबसे पहले बेटा लाइट ईयर से मीटर में जाना पड़ता है, बिकॉज लाइट ईयर और पार्सेक का रिलेशन भी आपको अभी मैंने करवाया नहीं है। मतलब लाइट ईयर और पार्सेक का आप निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बट सीधा याद रखो ना, लाइट ईयर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो याद रखो, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहती है।
तो लाइट ईयर जो है उस लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर आपको पता है बेटा 1 पार्सेक इक्वल्स टू कितने मीटर, तो उससे आप सीधा पार्सेक में कन्वर्ट कर दो। चलो तो 1 लाइट ईयर मतलब कितने मीटर, तो बताएगा भी मुझे 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितने मीटर होते हैं, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर मतलब इतने 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा 4.29 लाइट ईयर्स मतलब कितना, सो 4.29 लाइट ईयर मतलब 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। चलो कन्वर्ट करो इसे। अच्छा रहने देते हैं, चलो एक काम करते हैं, अभी कन्वर्ट मत करो, सीधा हम स्टेप लिख लेंगे। नाउ 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू हमें पता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो नाउ उल्टा स्टेप लिखो, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर पर 1 पार्सेक, तो 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर कितने पार्सेक, बराबर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हम कैपिटल डी डिस्टेंस से बताते हैं, तो वो होगा 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 के नीचे 3.08 इंटू 10⁻16 कर दो कन्वर्ट। ये पार्सेक होगा इतने। थर्टीन 13.176 इंटू 10⁻, हो जाएगा -1 -1। तो d इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 पॉइंट, क्या मैं इसे राउंड ऑफ करके 32 पार्सेक कर सकता हूँ, यस और नो? यस सर। तो पहला बेटा यहाँ तक सवाल जो है वो समझ में आया, बाकी की बातें अभी करेंगे, बट यहाँ तक बोलो पहला सवाल जो है वो समझ में आया, क्या पूछा है ये याद रखो बेटा। कन्वर्जन जो है वो याद होने चाहिए। मैंने 3 अलग से आपको सिखाया कि 1 AU क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, और 1 पार्सेक क्या होता है, आप सीख चुके हैं। चलो बोलो, ये क्लियर है बेटा, यस और नो? ओके, यस। सो हाउ मच, आगे पूछा है हाउ मच पैरालैक्स वुड दिस स्टार नेम अल्फा सेंचुरी शो व्हेन viewed from 2 locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun। सवाल ये है कि भाई जब अर्थ जो है वो अर्थ सन के अराउंड जो है वो घूमती है, तब आप क्या करते हो बेटा 6 महीने, मतलब आप जनवरी में कुछ आप एक स्टार को देख रहे हो, फिर 6 महीने गुजर जाने के बाद जुलाई में आप वहां से आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स अपार्ट, मतलब आप जो है ना वो दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है ना वो 6 मंथ के अंदर ले लो, 6 मंथ के बाद। तो आपको पूछा है कि उस टाइम पर पैरालैक्स क्या होगी। अभी समझो एक चीज कि यहाँ पर हमारा स्टार है, इस डायग्राम को ध्यान से समझना बेटा, ये हमारा डिस्टेंस स्टार, बराबर, मतलब ये नजदीक का स्टार जो मतलब नियरेस्ट स्टार जो बोला गया है, विच इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। ये एक्चुअली में डिस्टेंस जो है वो मेजर करा गया है, कहाँ से मेजर करा गया है, मतलब सन को हम एक सेंटर में मान लेते हैं, ये सन है हमारा सेंटर में, बराबर। हम अर्थ से यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जब हमने मेजरमेंट किया तो अर्थ जो है ना वो यहाँ पर हमने जब मेजरमेंट किया तो हमें ये डी कितना मिला भाई, हमें 4.29 लाइट ईयर्स मिला है। कितना मिला है, 4.29 लाइट ईयर्स, बराबर।
नाउ अर्थ बेटा घूमती है, सीधी सी बात है, अर्थ तो इसके अराउंड घूमेगी। तो अर्थ घूमते 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 बेटा इस 6 महीने पर यहाँ पर आ गई, बराबर। तो एक्चुअली में जो यहाँ से ये एक्चुअली में यहाँ पर आ गई घूमते घूमते, तो घूमते घूमते बेटा यहाँ पर आ गई। तो नाउ अर्थ जो है वो अर्थ यहाँ पर है, तो ये पूरा मतलब 6 महीने का खेल, ये 6 महीने का खेल बेटा। अर्थ जो है ना वो घूमते घूमते आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर पहुंच गई है, बराबर। तो सेकंड पोजीशन ऑफ अर्थ आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद अर्थ जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर सामने आ जाएगी, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, और वहां से हम जब स्टार को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपका मतलब जो बेस लाइन होगा वो इस तरीके से होगा, जो बेस लाइन होगा वो इस तरीके से होगा, और पहले का जो बेस लाइन है वो कुछ इस तरीके से होगा, बराबर। यस। नाउ मुझे कोई बताएगा बेटा ए और बी पोजीशन के बीच का डिस्टेंस अभी कितना होगा? ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, कोई बताएगा ए और बी के बीच का? सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस डी है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या लिया है बेटा यहाँ पर? यहाँ पर देखो क्या लिया है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? देखो बेटा डायग्राम तो देखो क्या होता है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? हाँ 1.496 into 10 raised to 9. हाँ, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना भाई। हाँ हाँ, तो फिर तो बोलो ना भाई यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ तक का, और बाकी का अगर 6 महीने के बाद देखोगे बेटा तो ये भी एक ये वो होगा इस साइड। तो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ आपको पूछा है कि पैरालेक्स कितना होगा जब आप 6 महीने के बाद देखते हो और 6 महीने के पहले आप कुछ देख चुके, तो ये पैरालेक्स थीटा मतलब ये थीटा एंगल फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? थीटा एंगल, बराबर। चलो तो इन अ गिवन केस यहाँ पर इन अ गिवन केस if corresponding angle if a corresponding angle of parallax is a theta, then theta is equals to बेटा क्या है? theta is equals to arc by radius। तो यहाँ पर आर्क कितना होगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय रेडियस कैपिटल डी। तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और डिस्टेंस डी जो है ना वो कितने पार्ट्स है बेटा? 1.32 पार्ट्स जो हमने आगे फाइंड किया, और एक पार्ट्सेक का मतलब क्या होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। चलो तो थीटा फाइंड कर लो बेटा। $6.98.
6.98 into 10 raised to power 6.98 देखो तो वापस से करो तो बेटा। यस सर बराबर है। ओके इंटू 10 रेज टू पावर कितना होगा भाई? 10 रेज टू पावर -5। 10 रेज टू पावर नहीं गिना ना भाई आपने? नो सर। तो ये रेडियन में होगा, बराबर क्या होगा? रेडियन में। तो अगर आपको सेकंड वगैरह में पूछते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई। मतलब यहाँ पर पूछा नहीं स्पेसिफाई, यहाँ पर तो पैरालेक्स की बात हुई कि भाई पैरालेक्स कितना है। अगर स्पेसिफाई करके पूछा होता कि भाई यहाँ पर आप सेकंड में फाइंड करो तो आपको करना पड़ता है, बराबर। चलो तो आई बात समझ में बेटा आपको ये चीज? यस बराबर। हाँ। ओके क्या बेटा 7.35 आ रहा है? ओके देख लो, एक मिनट करो तो बेटा, ये वापस से करो कैलकुलेट। क्यों ऐसा भाई? 0.735 आ रहा है भाई, करो तो ये 0.735 आ रहा है, करो तो वापस से करो। किया बेटा चेक? वापस से करो यार। तो थीटा होगा 7.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 रेडियन, ऐसा होगा। जो भी है बेटा यहाँ से आपको अच्छे से बेटा कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन जो है ना उसमें सिली मिस्टेक नहीं चाहिए बेटा अभी। तो रेडियन है उसका मतलब आपको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको आएगा। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ बेटा, एक सेकंड जो है वो कितना होता है? 4.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 रेडियन। वैसे मिनट का भी आपको पता है, बराबर। बट यहाँ पर पूछा नहीं है तो हम नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। मे बी अगर टेक्स्ट बुक में आप पीछे चेक करोगे तो वहां पर जो आंसर वगैरह होता है ना वो मिनट सेकंड में दिया होगा, बट इसके भी आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे। चलो 2.20 क्लियर है, यस और नो? सर 6.98 ही आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, बाकी लोग बेटा चेक कर सकते हैं। 2 इंटू 4.1.496, ये मेरा स्क्रीन पर कैलकुलेटर 2.992 6.95 बेटा 0.735 आ रहा है, 0.735 आ रहा है। आप बेटा मल्टीप्लाई करके सीधा डिवाइड नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे इंडिविजुअल कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। 2 इंटू 1.496 किया, बराबर। उसे बेटा आप डिवाइड करोगे 1.32 से, और उसे भी जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करो 3.08 से। 0.735 आ रहा है बेटा, बराबर। कैलकुलेटर में बेटा आप सीधा नहीं कर सकते ऐसे। चलो ओके, तो इसके बाद बेटा 2.20 समझे बेटा? एक बार वापस एक बार चेक कर लेना। 2.20 क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके हाँ, चलो इसके बाद बेटा Yes. 2. आगे बढ़ते हैं। So 2.23, the sun is a hot plasma ionized matter and its inner core at temperature exceeds about 10 raised to power 7 Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. कितने केल्विन है? 6000 Kelvin. At these temperatures, no substances remains in a solid or liquid phase. बराबर, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई इतना टेम्परेचर होता है तो भाई सॉलिड और लिक्विड में कोई रह नहीं सकता है। आप मेटल से ले लो, मेटल जो है वो मतलब पिघल जाएगी। तो भी सन के लिए अगर आप डेंसिटी फाइंड करोगे तो वो उसकी जो रेंज है ना वो सॉलिड और लिक्विड में मिलेगी।
ऐसा क्यों, ये सवाल कुछ ऐसा पूछा है यहाँ पर। In what range do you expect the mass density of the sun to be in the range of densities of solids and liquids or gases? मतलब आप सन की पहले तो डेंसिटी फाइंड करो और आप बताओ कि जो डेंसिटी आपको मिल रही है वो कौन सी रेंज में है, और जनरली वो रेंज में क्यों है उसका मतलब अभी मैं आपको थियोरेटिकल जो है ना वो कंक्लूजन है वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम डेंसिटी फाइंड करते हैं। चलो डेंसिटी क्या होता है वो बताओ बेटा। mass by volume. Mass by volume. मास बाय वॉल्यूम। और सन जो है ना, सन हो अर्थ हो बेटा, उसे हम रिजिड स्फीयर लेते हैं। तो रिजिड स्फीयर जो है ना उसके लिए वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चल तो पहले तो डेंसिटी सबको पता होना चाहिए। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सन उसे हम रो ऑफ सन लिखेंगे, इट इज मास बाय वॉल्यूम। तो देखो मास जो है ना वो सन का गिवन है 2 × 10⁻⁻30 kg, और वॉल्यूम जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ द सन 4/3 पाई और रेडियस ऑफ द सन और उसका क्यूब। तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर ऑफ एस क्यूब। तो 2 × 10⁻30 ऊपर चला जाएगा 3, नीचे होगा 4 × 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है देखो 7 × 10⁸ है उसका क्यूब। चलो इसको अच्छे से बेटा कैलकुलेट कर लो। क्या आ रहा है आंसर बेटा? जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन 392 0.001392। ओके, इंटू 10⁻, कितना सर बचा? सर हाँ बोलो। 393 कर दो 393 3 है। ओके नो प्रॉब्लम। इंटू 10⁻, बेटा कितना बचेगा? 30 है, नीचे 24 तो ये 6 बचेगा। तो 1 2 3 तो 1.39 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो तो क्लियर है बेटा यहाँ पर, यस और नो? Yes, sir. ओके बेटा कैलकुलेशन जो है ना वो यहाँ पर मैंने कर दी बराबर। तो सन का डेंसिटी जो है ना उसमें पावर देखो, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ हियर डेंसिटी ऑफ सन is in the order of 10⁻³। अभी बेटा वाटर का डेंसिटी जो था ना वो भी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, मैंने बताया था बराबर। सो यहाँ पर
जो डेंसिटी जो है ना, इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और गैसेस? तो हियर द डेंसिटी ऑफ so mass density of sun is in the range of liquids and solids, but not in the gas. So mass density of sun is in the range of liquids and solid, but not in the range of gases. Because ऐसा क्यों? बराबर, बिकॉज यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की तो वो पावर जो है वो मतलब 10⁻³ है, जो गैसियस स्टेट में इतना टेम्परेचर होने पर भी डेंसिटी क्यों नहीं है गैसियस स्टेट में, ऐसा क्यों? तो जो सन का कोर है, इनर कोर, ये सन है, बराबर। मतलब आपको यहाँ पर जो है ना वो खाली बताया भी कौन सा रेंज है, तो आपका सम तो ये बेटा यहाँ पर खत्म। बट आपको मतलब यहाँ पर ऐसे भी बोला है कि अगर इसका टेम्परेचर देखो, कोई भी चीज जो है ना वो यहाँ पर सिंपल ऐसा बोला है कि नो सब्सटेंस रिमेन्स इन अ सॉलिड और लिक्विड फेज, बिकॉज सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। तो बेटा सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो भी ये क्यों लिक्विड और सॉलिड के स्टेट में उसका डेंसिटी मिल रहा है, क्यों गैसेस के स्टेट उस रेंज में नहीं मिल रहा है? तो उसका जो इनर कोर है, वो इनर कोर ग्रेविटेशनल फोर्स आउटर कोर पर लगाता है, जिससे आयोनाइज स्टेट में ही रहता है ये जो कोर के अंदर, ये आउटर कोर, ये आउटर कोर, और ये क्या है बेटा, इनर कोर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो इनर कोर में, सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। So very strong gravitational force exerted by this inner layer of the sun on this outer layer. So यहाँ पर जो गैस बनने के लिए भी यहाँ पर वो मटेरियल जो है ना वो नहीं बन सकता, बिकॉज यहाँ पर ग्रेविटी की मदद से ऐसा फाइंड आउट करा गया कि ग्रेविटी की मदद से ये मटेरियल जो है ना वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। So gravitational force is responsible. The high gravitational force is responsible. Just ये थियरी है, मतलब वहां जाके मतलब कोई चेक तो हमने किया नहीं, सन पर जाके हमने चेक नहीं किया, बराबर। तो ये एक रीजन है। बाकी आपको बेटा यहाँ तक ही लिखना है कि भाई सॉलिड, आपको तो इस आंसर से ही पता लगाना है कि ये वैल्यू जो है ना वो लिक्विड और गैसेस सॉलिड के रेंज में है, गैसेस के रेंज में नहीं। तो ये आंसर से आपको ये कंक्लूजन लिख देना है, बाकी आपको एग्जाम में और कुछ नहीं पूछेंगे, ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। चलो तो क्लियर बेटा 2.23, यस और नो? आया ना बेटा? यस सर। बराबर, ज्यादा बेटा टेंशन मत लो बेटा, मतलब काफी सारे सवाल जो है ना एक्सरसाइज में ऐसे ही पड़े बेटा, यूनिट्स और मेजरमेंट करवाए बेटा हमसे, एरर वगैरह बराबर थियोरी में, बट सवाल जो है ना एक्सरसाइज कुछ इसी तरीके से डिजाइन करेंगे। चलो 2.24 करते हैं, आज के सेशन का बेटा लास्ट सम, बिकॉज इसके बाद जो एडिशनल है वो हम अलग से लेंगे। सो व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर, मान लो ये जुपिटर है, जुपिटर है, और जुपिटर जो है वो 824.7 मिलियन किलोमीटर दूर है from the earth. Its angular diameter is measured to be 35.72 second. चलो तो एंगुलर डायमीटर आपको पता है क्या होता है, ये मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पर जुपिटर के लीनियर डायमीटर से जो कुछ भी एंगल सबटेंड होगा, जो कुछ भी एंगल जो है बेटा बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर जो कुछ भी एंगल बनेगा, तो वो जो एंगल है वो क्या होता है, यहाँ पर जो कुछ भी एंगल बनेगा वो होता है अल्फा, विच इज 35.72 सेकंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर, मतलब ये आपको गिनना है डी, ये डिस्टेंस गिवन है। चलो तो क्या हो जाए बेटा, फॉर्मूला बताओ तो।
थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू ये ए और बी लिख दो, तो आर्क ए बी बाय दैट डिस्टेंस डी, तो मुझे है ना डी ही फाइंड करना है, ये डी बाय कैपिटल डी होगा, डी इज इक्वल्स टू अल्फा डी। चलो, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 35.72 सेकंड्स है। तो सेकंड को बेटा रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेकंड का आपको आना चाहिए, आप डायरेक्टली अभी कर सकते हो, बराबर, ये हमने डिटेल में सीखा है। 1 सेकंड मतलब कितना होता है, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो 35.72 सेकंड मतलब क्या होगा, 4.85 इंटू 10⁻⁻6, और कैपिटल डी जो है ना वो कितने मिलियन है, 1 मिलियन बेटा कितने होते हैं, 10 कितना पावर होगा, 10⁻6 किलोमीटर होते हैं। यहाँ पर देखो, इसे हम लिखेंगे 824.7 मिलियन किलोमीटर, तो ये किलोमीटर हुए, इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है बेटा, इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, तो d इज इक्वल्स टू ये आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर होगा मीटर में, ये आपके लिए कैलकुलेशन में छोड़ना। चलो, तो बेसिक से बेसिक बेटा ये सब हमने ऑलरेडी मैंने घर से गिनने के लिए दिया ही था जब हमने पैरालैक्स मेथड के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करे थे, बराबर। तो ये सब बेसिक चीजें बेटा आपको आनी चाहिए।